लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के बाहर पलटवार तक, आइए सुनते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और राजस्थान सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जूली ने कहा है कि अलवर की जनता आज भी कई समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने दिल्ली अलवर मेट्रो प्रोजेक्ट, कोट कासिम एयरपोर्ट और सैनिक स्कूल जैसे मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने अरावली की परिभाषा में बदलाव और सरिस्का के CTH को लेकर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोका और नजरबंद किया जा रहा है। आज अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो लोकसभा नहीं गए। लोकसभा में जाके एक बार भी ये नहीं बताया कि बच्चों पे AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। आज अलवर आ रहे हैं, महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है। मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप जरा भर्तृहरि जी के दर्शन भी करके आइएगा और बाई रोड चले जाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरकार में एक नेशनल हाईवे की हालत क्या है और जनता रोजाना क्या भुगतती है, इसका भी आपको पता चलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार आने के बाद में जो हमारा दिल्ली से मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आपकी सरकार के आने के बाद में हमारा कोट कासिम का एयरपोर्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। आपकी सरकार आने के बाद में हमारे अलवर का सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाया है और आप डेयरी में जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो पूरा पैसा किसानों के द्वारा जो डेयरी संचालित है उसमें लोन लिया जा रहा है, वो कहां से चुका पाएंगे। पूरा जो इसका लोड है वो अलवर के डेयरी के जो दूध देने वाले किसान हैं उन पे आएगा। तो आप सरकार से इनको करवाइए। आप देखिए कि आपके अलवर के अंदर दोनों मंत्री आपके हैं, एक तो अभी धरने पे भी बैठ गए थे सरकार के खिलाफ। जरा हकीकत देखिए राजस्थान की और अलवर की हकीकत क्या है, किस प्रकार के हालात यहाँ पे हैं। अमित शाह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बाड़मेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं को लेकर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश सरकार से गंभीरता से ध्यान देने की मांग की है। भाटी ने कहा है कि देश आज़ादी के 80वें वर्ष में पहुंच चुका है, लेकिन सीमावर्ती गांव में आज भी बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने थानाजी गांव और डबली भीलों की ढाणी का उदाहरण देते हुए भवन विहीन स्कूलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर के गांव में शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो लोग बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पलायन करने को मजबूर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कल देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, हम आज़ादी के 80 साल में पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ हमारी आने वाली पीढ़ी को हम पूरे तरीके से शिक्षा व्यवस्था भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। कल मैं थानानी गांव में था, डबली भीलों की ढाणी में था, जहां पे भवन विहीन विद्यालय जो है संचालित हो रहे हैं और मेरी प्रदेश की सरकार से मांग रहेगी कि इन तमाम विषयों पे गंभीरता से सोचें। हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि साहब पलायन हो रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर खाली हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि अगर शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से नहीं होगी तो वहाँ कौन अपने बच्चों को लेकर रहेगा। पलायन मजबूरी हो गई है उनकी और वाकई इन तमाम चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। आज कोई जो मोटो अधिकारी हुए न, कोई मोटो नेता हुए तो इं स्कूल में आप टाबरा कौन गाते हैं, वो कॉन्वेंट स्कूल हम गात से तमाम चीज़ा गात से, पर गाँव रो कोई आदमी है, गरीब आदमी है जो आर्थिक रूप में मीना तो मजबूत को नहीं है कि उरे टाबरा ना अधिकार को नहीं है पूरे तरीके में सही शिक्षा लेन रो। तो ए हाल तक तमाम जो चीज़ें चल रही हैं ये माथे विचार करने की ज़रूरत है। आज़ादी 80 साल बाद महान तमाम लोगों ना जाति और धर्म नाम माथे बंटवारो छोड़ देश ना मजबूत कांकर करा, ये वास्ते सोचने की ज़रूरत है। उसको लेकर कुछ बाड़मेर में मीना कार्यक्रम आयोजित हुओ, पर उही जगह स्वतंत्रता सेनानियों रो शहीद परिवारों रो ये तरीके में ना जो वहाँ बेड़ो जो दुर्व्यवहार हुओ वो कड़े शब्द में निंदा करा। प्रशासन ना और विशेषकर प्रदेश की सरकार ना ये ना लेर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मैं शहीद परिवार भेड़ा स्वतंत्रता सेनानियों रे भेड़ा हाँ और अपना सवारी विशेषकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर मत बैठा लोग उमारी पहली प्राथमिकता वह कि साहब आप उना सहयोग करा आप
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि परिसीमन से ज़्यादा जरूरी देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था और आज कितना है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे पाएगी? उन्होंने कहा है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्र की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। आप लोग भी बच के रहना, आप लोग भी बच के रहना, हाँ, क्योंकि आपके भी कैमरे सही चीज नहीं देख रहे हैं। कोई चीज है तो वो आंकड़ों से दिखती है। परिसीमन से ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो। और जो नक्सल, आतंकवाद या विदेश नीति में जो असफल हुए हैं वो तमाम तरह की बात करते हैं। 2014 में भारत का एरिया क्या था, क्षेत्रफल क्या था, और आज क्षेत्रफल क्या है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? जब इन्हें क्षेत्रफल नहीं पता है और क्षेत्रफल पर समय समय पर सीमाओं पे उंगली उठती है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी दिशा में चलती है। इन लोगों से सावधान रहिए, भाजपाइयों से। अभी इन्होंने E20 मिलाया है। क्या मिला दिया आपके लिए? पेट्रोल में मिलावट की है और महंगाई कहाँ पहुंचा दी है? आसमान पर। और बोरी में खाद, DAP सब चोरी हो गई। क्या ये आपको नहीं पता? और पूरे लखनऊ में कूड़ा पड़ा हुआ है। यही स्मार्ट सिटी थी, याद कीजिए, स्मार्ट सिटी। अब कूड़ा है कि नहीं है पूरे लखनऊ में? नाले भरे पड़े हैं। और अभी जो रिकॉर्ड आया है जो भारत सरकार का पर्यावरण को लेकर के, ग्रीन कवर को लेकर के, फॉरेस्ट कवर को लेकर के जो रिकॉर्ड आया है, इन्होंने कहा कि हमने 300 करोड़ लगभग पेड़ लगाए हैं। 300 करोड़ पेड़, बताइए कहाँ लगे, कोई जानता है? राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने के मामले पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। राउत ने कहा है कि अगर राहुल गांधी ने किसी को इडियट कहा है तो क्या इडियट कहना असंसदीय शब्द है? उन्होंने सवाल किया कि सदन में नेताओं के बीच तीखी राजनीतिक बहस और बयानबाजी होती रहती है, ऐसे में सिर्फ इस शब्द को लेकर राहुल गांधी को नोटिस क्यों भेजा गया? क्यों भेजा है नोटिस, आपको मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा। इडियट, अब इडियट क्या अनपार्लियामेंट्री शब्द है? ये देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है। ये इडियट का मेला है सब। देखिए ना, महाराष्ट्र के एक मंत्री कल भाषण कर रहे, बोल रहे, और मंत्री को मालूम नहीं कि ये कितना स्वतंत्र दिन की कितने साल हो गए। वो पीछे किसी को पूछ रहे, हमारे मेयर्स को नासिक के पूछ रहे कितना है ये स्वतंत्रता दिन। वो बोल रहे हमारे गृह मंत्री जिसने जंतर मंतर पर छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस छोड़ा, किले वाले लाठियां से उनको जख्मी किया, मारा, वो अगर पार्लियामेंट में जवाब देने को नहीं आते, 15 दिन भाग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बोलना चाहिए? इडियट ही है ना सब। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इडियट, उसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को। उसमें सोनम वांगचुक का भी किरदार है, आपको मालूम होगा। तो इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया? और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी। तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? वंदे मातरम को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वंदे मातरम किसी पार्टी की राजनीतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गान के दौरान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रवैया बेहद शर्मनाक और निंदनीय था। आज कांग्रेस नेतृत्व ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसे संपूर्ण वंदे मातरम से कितनी बेचैनी है। यह सिर्फ प्रोटोकॉल का सवाल नहीं, यह देश के सम्मान का सवाल है। कांग्रेस ने अपनी ओछी और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आज राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। पूरे देश से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा हो
तब हर भारतीय से अपेक्षा होती है कि वो पूरे सम्मान और अनुशासन के साथ खड़ा रहे। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में आज जब वंदे मातरम के मूल स्वरूप को गाया जा रहा था, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म कर दिया था, हटा दिया था, उसके गाने पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे जी स्पष्ट रूप से असहज दिख रहे थे। आपस में वंदे मातरम को खत्म करने के लिए हिलजुल करते नजर आए। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम भाजपा या कांग्रेस के किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का हिस्सा है। और मैं इतना ही कहूंगा, देश देख रहा है, देश याद रखेगा और कांग्रेस को सजा भी देगा। आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि भविष्य में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कभी राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों को अपने मन की बात खुलकर कहनी चाहिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोगों की आवाज़ और अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आप किसी और को दबा नहीं सकते और देश के लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी और को नहीं दबा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखो आप सिख हो तो आप गुरु नानक की बात नहीं कर सकते, आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, आप जैन हो तो आप महावीर जी की बात नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप शिव की बात नहीं कर सकते। नहीं, जिसको जो बात करनी है, जो भी जिसके भी दिल में है, उसको बोलना चाहिए। उसके बाद देखेंगे बात अच्छी नहीं लगी तो फिर कहेंगे उससे कि भैया देखो ये आपने जो बोला है ना, ये इसने मूड खराब कर दिया, इसको आप दूसरे तरीके से, पहले बोलेंगे इसको आप दूसरे तरीके से बोलिए, प्यार से बोलिए। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार की जेब में पैसा नहीं है और दिमाग में कोई आइडिया नहीं है। खड़गे ने कहा कि अब देश के लिए कांग्रेस को खुद आगे आकर काम करना होगा। उन्होंने दावा किया कि देश में बदलाव का समय जल्द आने वाला है। इनके ना जेब में पैसे है, ना दिमाग में विचार है। ये तो मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, हमारे को ही करना है। वो जल्द वक्त आ रहा है, हम जरूर करके दिखाएंगे। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.